Last miscellaneous exercise, chapter number 10. Question number 1. Write down a unit vector in xy plane makes an angle 30 degree with the positive direction of x-axis. Question number 1. ये x-axis, y-axis and z-axis. आपको पता होगा एंटी क्लॉकवाइज सिस्टम मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन होगा, ये एंटी क्लॉकवाइज सिस्टम बनेगा. स्टेटमेंट है एक्स वाई प्लेन, ये रहा एक्स और ये वाई, ये एक्स वाई प्लेन हुआ. एक्स वाई प्लेन में एंगल 30 डिग्री बना है विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस. एक्स एक्सिस का पॉजिटिव डायरेक्शन मान लीजिए ये आया सीन, ये बन गया 30 डिग्री. आपको एंटी क्लॉकवाइज चलना पड़ेगा. कितना चलेंगे? 30 डिग्री. कहां से चलेंगे? एक्स एक्सिस. तो 30 डिग्री इतना मूवमेंट किया मैंने. अब यहां से यहां कितना डिग्री बच गया बेटा? 60 डिग्री. क्योंकि ये एक्स और वाई के बीच में टोटल एंगल कितना आता है? 90. तो इतना 30 मूवमेंट हुआ, उसके बाद रिमेनिंग पार्ट कितना है? 60. एंड व्हाट अबाउट दिस पार्ट? ये पूरा कितना होगा आपके लिए? 90 डिग्री. सो आपको एक यूनिट वेक्टर चाहिए. क्या होता है यूनिट वेक्टर? डायरेक्शन कोसाइन. अगर आप इसको ओ लेते हैं और ये आपको पी मान लिया जाए तो ओपी का डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा? डायरेक्शन कोसाइन किसके लिए लिख रहे हैं आप? ओपी के लिए. आपको फॉर्मूला याद, कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा. क्यों इस बार आपने डायरेक्शन कोसाइन को अटेन किया? रीजन क्लियर है, आपको यूनिट वेक्टर चाहिए. एंड वी नो दैट cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा 1 होता है. तो यही आपके लिए यूनिट वेक्टर देगा. अल्फा क्या है? विद एक्स एक्सिस एंगल. बीटा क्या है? विद वाई एक्सिस एंगल. गामा क्या है? विद जेड एक्सिस एंगल. सो पुट द वैल्यूज फ्रेंड्स. cos अल्फा इज 30, beta is 60, gamma is 90. Now cos 30. What is the value of cos 30? Root 3 by 2. Cos 60, this is 1 by 2. And cos 90, answer 0. ये आपके लिए स्केलर कंपोनेंट. और अगर आपको वेक्टर कंपोनेंट चाहिए तो आपका आंसर आएगा रूट 3 by 2i प्लस 1 by 2j. क्यों के नहीं लिखा आपने? जस्ट बिकॉज ऑफ 0 है इसलिए. सो योर फाइनल आंसर, आपको एक ऐसा यूनिट वेक्टर चाहिए था जो एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ 30 एंगल बनाएगा, वाई के साथ वो 60 बनाएगा, एंड व्हाट अबाउट द जेड? 90. यूनिट वेक्टर है इसलिए आपने cos अल्फा, cos बीटा, cos गामा लिया. क्योंकि फॉर्मूला है कोसाइन के लिए cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1. एंड यूनिट वेक्टर अगर आप मॉड्यूलस निकाले तो उसका आंसर 1 आना चाहिए. चेक करते हैं क्या रियली ओपी का मॉड्यूलस 1 है? यस. हाउ टू फाइंड द मॉड्यूलस? आई के साथ रूट 3 by 2 का स्क्वायर किया, प्लस में जे के साथ 1 by 2 का स्क्वायर किया, एंड के इज नॉट प्रेजेंट सो 0 का स्क्वायर 0. रूट 3 by 2 का स्क्वायर दिस इज 3 by 4, 1 by 2 का स्क्वायर दिस इज 1 by 4, दिस इज 4 by 4 एंड आंसर इज 1. तो ये वो वेक्टर है जिसने पॉजिटिव एक्स के साथ 30 एंगल बनाया और वो एक यूनिट वेक्टर भी है बिकॉज ऑफ उसका मॉड्यूलस आपके लिए 1 आया. सो दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 1 फ्रेंड्स. स्क्रीनशॉट प्लीज. नाउ सेकंड नंबर सम. ओके, सम नंबर 2 रीड कर लीजिए. फाइंड आउट द स्केलर कंपोनेंट एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर जॉइनिंग द पॉइंट्स P and Q. यहाँ पर P और Q पॉइंट है, वेक्टर नहीं है. उसको जब आप ज्वाइन करेंगे तब वेक्टर बनेगा. सो क्वेश्चन नंबर 2. पॉइंट P is given x1, y1, z1. Point Q is given x2, y2, z2. तो आपका सबसे पहले वाला काम रहेगा कि आप PQ वेक्टर बनाइए. PQ वेक्टर. How to find PQ वेक्टर? Q minus P. Q minus P मतलब Q में से आप P माइनस करेंगे. सो x2 minus x1 हुआ.
y2 माइनस y1 हुआ एंड z2 माइनस z1 हुआ। ये आपके लिए बन गया PQ वेक्टर। PQ वेक्टर अभी जो मैंने लिखा है ये स्केलर कंपोनेंट, उसकी डिमांड भी यही है, स्केलर कंपोनेंट क्या। सो स्केलर कंपोनेंट आपके लिए कौन है, विदाउट I J K। स्केलर कंपोनेंट वो आया x2 माइनस x1 कॉमा y2 माइनस y1 कॉमा z2 माइनस z1। अगर आपको वेक्टर कंपोनेंट पूछा होता तो आपका आंसर होता x2 माइनस x1 विद I। ये क्या होता आपके लिए, वेक्टर कंपोनेंट with I, with J and with K plus y2 minus y1 J plus z2 minus z1 K। ये आया वेक्टर कंपोनेंट। डिमांड ये है स्केलर कंपोनेंट विदाउट IJK, विद IJK वेक्टर कंपोनेंट। और एक डिमांड है मैग्नीट्यूड। ओके, हाउ टू फाइंड द मैग्नीट्यूड। PQ का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना हो तो स्क्वायर रूट में क्या आएगा, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का स्क्वायर। दैट्स ऑल। ये हो गया इसका मैग्नीट्यूड। वेरी सिंपल। P और Q दो पॉइंट्स थे, पहले उसका वेक्टर फाइंड किया। कंपोनेंट अगर आपको स्केलर चाहिए तो विदाउट IJK, वेक्टर चाहिए तो विद IJK, मैग्नीट्यूड चाहिए तो इसका मैग्नीट्यूड निकालने का मतलब है I के साथ जो है उसका स्क्वायर प्लस J के साथ है उसका स्क्वायर प्लस K के साथ है उसका स्क्वायर एंड रूट। सो ये है आपके लिए क्वेश्चन नंबर 2। स्क्रीनशॉट प्लीज। नाउ क्वेश्चन 3 प्लीज। सब रीड कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 प्लीज। डन। A girl walked 4 kilometers towards west. She walked 3 kilometers in direction 30 degree east of north and stopped there. तो आपको बताना है कि डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इनिशियल पॉइंट कितना रहेगा। सब अच्छे से रीड कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 की बात है। इस बार एक्स वाई एक्सिस नहीं लिखा है हम लोगों ने, डायरेक्शन लिखा है, नॉर्थ साउथ ईस्ट एंड वेस्ट। सबसे पहले उसने 3 किलोमीटर वॉक किया है। क्या स्टेटमेंट है 3 किलोमीटर वॉक का, सॉरी 4 किलोमीटर वॉक किया है। द गर्ल वॉक्स 4 किलोमीटर टूवर्ड वेस्ट, मतलब वो, सॉरी यहां पर मैंने गलत किया है, वो वेस्ट में 4 किलोमीटर जितना वॉक करती, यहां से यूं गई 4 किलोमीटर वॉक किया उसने। अगर 4 किलोमीटर वॉक करते हैं तो वो पॉइंट ए पर आके स्टॉप हो जाए। सपोज ये पॉइंट ए है, तो पॉइंट ए आपके लिए क्या देगा, उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे पॉइंट ए के। जस्ट अगर आपको करना हो तो -4,0 -4,0 ये पॉइंट ए है, पर आपको पॉइंट ए नहीं चाहिए, उसके आगे अभी उसने और वॉक किया। कितना वॉक किया, आगे इसका डायरेक्शन वॉक क्या दिया हुआ है, सी वॉक 3 किलोमीटर इन अ डायरेक्शन 30 ईस्ट ऑफ नॉर्थ। ईस्ट ऑफ नॉर्थ मतलब आप ऐसा मान लीजिए यहां पर अभी है वो, ऐसे डॉटेड में एक डायग्राम ड्रॉ करता हूं। अभी आपके लिए नॉर्थ ये है, ईस्ट इस तरफ होगा, ये इस तरफ वेस्ट होगा और इस तरफ साउथ होगा। जस्ट डॉटेड ड्रॉ किया क्योंकि अभी वो यहाँ पर, यहाँ के हिसाब से ये उसका नॉर्थ है, ये उसका साउथ है, ये उसका वेस्ट है और ये उसका ईस्ट है। उसने लिखा है 3 किलोमीटर इन डायरेक्शन 30 डिग्री। 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ का मतलब यहां से ऐसे, ईस्ट यू है ईस्ट और ये नॉर्थ है। ईस्ट ऑफ नॉर्थ कितना एंगल बनाया उसने, यहाँ पर क्या एंगल दिया हुआ है उसने 30 डिग्री। ईस्ट ऑफ नॉर्थ पर वो 3 किलोमीटर वॉक करके गए, ये है 3 किलोमीटर।
ईस्ट ऑफ नॉर्थ वाला सिस्टम, ईस्ट ऑफ नॉर्थ 30 डिग्री, ईस्ट से नॉर्थ की तरफ कितना एंगल है 30 डिग्री। ये रिमेनिंग एंगल कितना हुआ आपके लिए 60 डिग्री, क्योंकि टोटल कितना बनेगा आपका 90। अब वो पॉइंट बी पर है, दिस इज योर पॉइंट बी, ये है पॉइंट बी। और अगर बी की बात करें तो बी पॉइंट का इनिशियल यहां से उसने वॉक स्टार्ट किया था, कितना डिस्टेंस है वो आपको फाइंड आउट करना है। तो पहले आप पॉइंट ए बताइए, ए क्या होगा, फिर पॉइंट बी क्या होगा, उसके बाद आप डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। ओ से ए की बात करें तो ओ ए क्या है आपके लिए, व्हाट इज ओ टू ए, कितना उसने वॉक किया है ओ टू ए के लिए। ओ टू ए में उसने 4 किलोमीटर जितना वॉक किया है। ओके, सो ओ ए आपके लिए क्या होगा 4i, 4i, क्योंकि उसने 4 किलोमीटर वॉक किया। अब सेकेंड वॉक कहां से कहां गए, ए टू बी पर गए। ए टू बी आपके लिए क्या होगा, ए टू बी पॉइंट ए से बी वॉक कितना किया है 3 किलोमीटर। 3 किलोमीटर में आपको क्या मल्टीप्लाई करना चाहिए, अगर आप ए टू बी जाते हैं तो आपको एंगल दिख रहा होगा 60 है ए टू बी के लिए, और पॉइंट क्या होता है कॉस अल्फा कॉस बीटा, कॉस अल्फा कॉस बीटा, और ए टू बी में उसका वॉक कितना है 4 किलोमीटर है, सॉरी 3 किलोमीटर, यहां पर आएगा इनटू में 3। अब अल्फा क्या लेना है आपके लिए 60, कॉस अल्फा कॉस बीटा, एंड अल्फा एंड बीटा दोनों के दोनों कितने हैं आपके लिए 60। सो एग्जैक्ट आंसर कितना आया 3 cos 60 एंड 3 cos 60, सॉरी यहां पर साइन होता है, सेकंड पॉइंट इज साइन। 3 cos 60 एंड sin 60, दोनों की वैल्यू क्या, cos 60 एंड sin 60, cos 60 is 1/2, sin 60 is √3/2, so 3 1/2 and 3 √3/2, आपका पॉइंट है 3/2, 3 √3/2। ये आपने ए बी फाइंड आउट किया है, ए टू बी। अगर आप इसको वेक्टर में लिखेंगे तो आंसर आएगा 3/2i प्लस 3 √3/2j। ये आपके लिए ए बी आ गया। ओ से ए टू बी, अब ये पॉइंट बी है आपके लिए, आपको फाइंड आउट क्या करना है बेटा ओ बी। हाउ टू फाइंड ओ बी, आपने एक ट्राइंगल लॉ पढ़ा होगा। ट्राइंगल लॉ क्या होता है, ये एक ट्राइंगल है ए बी एंड सी। ट्राइंगल लॉ होता है ए टू बी, दैट मीन्स ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, जीरो वेक्टर। ए टू बी वॉक किया, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, कितना आएगा आपके लिए 0 वेक्टर। आपको यहाँ पर वो अगर लॉ लगाना हो तो क्या लगेगा ओ ए, आप इस ट्रायंगल में ये लॉ अप्लाई करिए तो क्या आएगा आपके लिए ओ ए, ओ से ए आए प्लस ए टू बी प्लस बी टू ओ, ये आया 0 वेक्टर। डिमांड क्या है आपकी, डिमांड है आपको ओ टू बी फाइंड आउट करना है। ओ टू बी, चलो ठीक है, ओ ए एज इट इज, ए बी एज इट इज, ये टर्म सामने गया तो माइनस में बी होगा, और अगर मैं ओ बी लिखता हूं तो कितना हो जाएगा प्लस। आई रिपीट, ये सामने जाएगा तो माइनस में बी होगा, पर अगर ओ बी लिखेंगे तो कितना हो जाएगा प्लस ओ बी। नाउ ओ ए है मेरे पास 4i, ये रहा ओ ए इज अ 4i। ए बी मेरे पास है ये रहा 3/2i प्लस 3√3/2j। बस अभी आपको खाली i वाले जो टर्म्स है उसको कलेक्ट करना है, तो क्या आंसर आएगा 4 2 8 प्लस 3 11/2i एंड 3√3/2j। ये है उसका
फाइनल आंसर। उसने पूछा था इनिशियल पॉइंट से कितना डिस्टेंस कवर किया, तो आंसर इज 11/2i। आई थिंक मैं ये 4i में एक मिस्टेक किया, रेस्ट में यूं गया था तो -4i, -4i अगर लेंगे यहाँ -4i आएगा, सॉरी, सो -8 and +5 -5/2i, -5/2i and 3√3/j। ये इनिशियल पॉइंट था आपका, यहां से आपको वेस्ट में जाना है 4 किलोमीटर, तो वेस्ट में गए हैं तो कितना आया -4, ये आपके लिए एक्स एक्सिस लेफ्ट साइड है, -4। अभी ए पर आए तो आपका आंसर कितना आया, -4 आया। ए से वो 30 डिग्री एंगल बनाते हैं ईस्ट टू नॉर्थ, मतलब 30 डिग्री ईस्ट टू नॉर्थ, ये बना, रिमेनिंग एंगल कितना हो गया 60, मतलब ए से जब वो बी पर पहुंचे 3 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया और एंगल कितना बनाया विद द पॉजिटिव डायरेक्शन 60 डिग्री। तो ये जो पॉइंट बी है ए टू बी, ए बी आपके लिए cos अल्फा साइन के हिसाब से क्या बनेगा 60। 60 क्यों है, क्योंकि ये है आपका एंगल विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स, तो यहाँ पर 60 एंड 60 लिया, cos 60 sin 60, मल्टीप्लाई किससे करेंगे आप 3 से, क्योंकि आपने यहाँ से यहाँ डिस्टेंस कितना कवर किया 3, तो आंसर 3 cos एंड 3 sin, cos 60 sin 60 का वैल्यू रखा, ये आपके लिए आंसर आया a to b का। ये स्केलर है उसको वेक्टर में कन्वर्ट किया, 3/2i 3√3/2j। अब आप b का डिस्टेंस निकालना है कि ओ से b क्या होगा, तो ट्रायंगल लॉ अप्लाई किया। ट्रायंगल लॉ क्या कहता है, OA प्लस AB इज प्लस में BO इज इक्वल टू 0 वेक्टर। OA, O से A गए, A से B गए, B से O आए, वो 0 वेक्टर है। आपको ये चाहिए, इसको आपने सामने ट्रांसफर किया तो माइनस हुआ, बट आपको OB चाहिए तो OB, अगर आप BO है उसको OB लिखेंगे तो यहाँ पर साइन कितना हो जाएगा पॉजिटिव। अब आप OA और AB का वैल्यू रखो, OA आपके लिए -4i है, प्लस में AB आपके लिए 3/2i प्लस 3√3/2j है। इसमें i वाले लाइट टर्म कलेक्ट कर लिए तो -8 प्लस 3 दिस इज -5/2i और j वाला टर्म है 3√3/2j। तो टोटल जो आपका डिस्टेंस है वो i में ये आया -5/2i प्लस 3√3/2j। क्वेश्चन नंबर 3 में कोई डाउट है तो पूछिए। एनी क्वेरी फ्रेंड्स? क्वेश्चन नंबर 3। No, sir. Okay, screenshot please. Question number 3, screenshot. Now fourth number sum. Question 4 रीड कर लीजिए। अभी आपको ट्रायंगल लॉ की बात की, A से B आए AB, B to C plus BC, C to A plus CA is a 0 वेक्टर। ट्रायंगल लॉ है। इसके सामने जो साइड होती है लेंथ ऑफ BC क्या होती है स्मॉल a, B के सामने लेंथ ऑफ AC क्या होती है स्मॉल b, C के सामने जो लेंथ है वो कौन है स्मॉल c। आपको कॉमन सेंस है, अगर दो लेंथ का टोटल किया जाए तो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन एडिशन ऑफ टू लेंथ एंड द थर्ड लेंथ, ऑलवेज a plus b greater than c। द सेम थिंग b और c को अगर ऐड करेंगे तो ग्रेटर देन क्या आएगा a, द सेम थिंग c और a को ऐड करेंगे तो ग्रेटर देन क्या आएगा आपके लिए b। ये ट्रायंगल लॉ है। a to b plus b to c plus c to a अगर आप ऐड करते हैं तो 0 वेक्टर आता है, और अगर आप लेंथ को ऐड करेंगे तो कोई भी दो साइड की लेंथ का टोटल थर्ड साइड की लेंथ से ऑलवेज कैसा होगा आपके लिए ग्रेटर देन। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा है इफ a equal to b plus c then it is true that mod a equal to mod b plus mod c। नो, अभी आप सोचो a b और c वो दो वेक्टर्स हैं, तब आपका जो रिलेशन है वो ठीक है, बट अगर वेक्टर नहीं है, वेक्टर नहीं है मॉड्यूलस, अगर आपको मॉड्यूलस लगाया जाए तो वो लेंथ हो जाते हैं। A is a vector और अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड लूंगा तो वो लेंथ हो जाएगा। B is a vector, उसको मैग्नीट्यूड लेंगे तो वो लेंथ हो जाएगा। C is a vector, मैग्नीट्यूड के साथ वो लेंथ हो जाएगा। कोई भी दो लेंथ का टोटल थर्ड लेंथ से ऑलवेज कैसा होगा ग्रेटर देन इन अ ट्रायंगल लॉ। तो आपके लिए जो आपका स्टेटमेंट है क्वेश्चन नंबर 4 में इट इज ट्रू, तो आप लिखेंगे नो, ये एक फॉल्स स्टेटमेंट है क्योंकि दो का टोटल थर्ड से लेस देन हो जाएगा। ये जो दो है उसका टोटल थर्ड से
जो थर्ड लेंथ है वो ऑलवेज कैसी होगी उसके लिए लेस देन। अगर आप लेंथ की बात करते हैं तो वेक्टर की बात करेंगे तो ये लॉ है, दो वेक्टर हैं जैसे ए बी प्लस बी सी, इसको अगर आप सामने लिखना चाहो तो लिख सकते हैं, वो माइनस सी होगा, माइनस सी को पॉजिटिव बनाना है तो आप ए सी लिख सकते हैं। दो वेक्टर इज इक्वल टू थर्ड वेक्टर पॉसिबल है, बट लेंथ में अगर आप चले जाते हो तो लेंथ में ये लॉ है, कोई भी दो लेंथ का टोटल थर्ड लेंथ से ऑलवेज कैसा होगा, ग्रेटर देन होगा। तो आपका स्टेटमेंट जो है क्वेश्चन नंबर 4 के लिए वो फॉल्स है, इट इज नॉट ट्रू। mod A is not equal to mod B plus mod C. Question number 5 please, screenshot. क्वेश्चन 5 रीड कर लीजिए। आपको x फाइंड आउट करना है। If this is a unit vector, okay, let y is a vector, any vector जो रिप्रेजेंट कर रहा है x into I plus a plus k, x मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा xi xj xk, but the given that y जो x into I plus a plus k को रिप्रेजेंट कर रहा है वो एक यूनिट वेक्टर है। सो y is a unit vector, ये गिवन स्टेटमेंट। यूनिट वेक्टर का मतलब होता है इसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। सो मॉड्यूलस ऑफ y निकालना हो तो स्क्वायर रूट ऑफ समथिंग इज इक्वल टू 1, इसका स्क्वायर रूट, i के साथ x है उसका स्क्वायर, j के साथ x है उसका स्क्वायर, k के साथ x है उसका स्क्वायर। This is 3x square in root is equal to 1, squaring both the sides, 3x square is 1, x square is 1 by 3। आपको x का वैल्यू फाइंड आउट करना है, therefore only x is plus minus 1 upon root 3, that's all। एक वेक्टर दिया था x into I plus a plus k, x अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, सपोज किया वो y है, y अगर है तो स्टेटमेंट है कि ये जो गिवन वेक्टर है वो एक यूनिट वेक्टर है, मतलब y भी यूनिट वेक्टर हो गया, दैट मींस उसका मैग्नीट्यूड 1 है, मैग्नीट्यूड निकाला 1 के साथ कंपेयर किया, x का वैल्यू मिल गया, x is equal to plus minus 1 by root 3। स्क्रीनशॉट प्लीज। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 रीड कर लीजिए। Okay, 6 number, find the vector magnitude 5 units parallel to the resultant vector A and B. How to find the resultant vector? Sum number 6, मान लीजिए ये A वेक्टर है और ये B वेक्टर, मुझे अगर इसका रिजल्टेंट वेक्टर चाहिए तो वो आएगा A प्लस B रिप्रेजेंट बाय C वेक्टर। दिस इज आवर A वेक्टर, दिस इज आवर B वेक्टर, उसका रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा A प्लस B, उसको मान लिया कि C रिप्रेजेंट कर रहा है, सो A प्लस B इज अ रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ A एंड B। तो पहले आप लोग C फाइंड आउट कर लीजिए, व्हाट इज C वैल्यू। A क्या दिया है क्वेश्चन 6 में, A है 2i प्लस 3j माइनस 4k, दैट मींस A वेक्टर है 2i का 3, सॉरी j का 3, k का माइनस 4। एंड व्हाट अबाउट द B वेक्टर, B वेक्टर इज गिवन i माइनस 2j प्लस k, i का 1, j का माइनस 2, k का 1, दिस इज अ B वेक्टर। We want the resultant vector, किसका रिजल्ट वेक्टर, A and B का, सो उसको C सपोज कर लिया, दिस इज A प्लस B, ये रिजल्टेंट वेक्टर A प्लस B, दिस इज योर A and B, एडिशन प्लीज, 2 and 1 3, 3 and minus 2 1, minus 4 and 1 minus 3। ये आपको A और B का रिजल्टेंट वेक्टर मिल गया। आपको अब क्या पूछा गया है, डिमांड क्या है, आपको पैरेलल वेक्टर चाहिए, किसका पैरेलल वेक्टर, जो A और B का रिजल्टेंट वेक्टर था उसका पैरेलल वेक्टर। सो पैरेलल वेक्टर कैसे फाइंड आउट करेंगे,
सिंपल है, उसका आप यूनिट वेक्टर निकाल दीजिए सेम डायरेक्शन में। दैट मींस ये जो सी आया इसका आप डायरेक्शन वेक्टर निकालिए, डायरेक्शन वेक्टर ऑफ सी। क्या फॉर्मूला होता है बेटा? सी बार अपॉन मॉड सी। डायरेक्शन वेक्टर जो इसका डायरेक्शन होगा, इसके पैरेलल वेक्टर का डायरेक्शन भी वही होगा। तो सी जो वेक्टर है, जो ए और बी का रिजल्टेंट है, दैट मींस ए प्लस बी है, वो आपने फाइंड आउट किया 3 1 एंड -3। अब आपको उसका पैरेलल चाहिए, तो जो डायरेक्शन सी का होगा वही उसके पैरेलल का भी डायरेक्शन होगा। तो आपको डायरेक्शन वेक्टर ऑफ सी फाइंड आउट करना है। हाउ टू फाइंड डायरेक्शन वेक्टर ऑफ सी? सी बार अपॉन मॉड ऑफ सी। C bar, what is the C bar vector? C bar is a 3 1 -3, and the modulus, how to find modulus? 3 का square plus 1 का square plus 3 का square. So 9 plus 9 plus 1. C bar upon में mod C bar, क्या आएगा आपका आंसर? 3 1 -3, this is our C bar. 9 plus 1, this is root 19. So 3 upon root 19. 1 upon root 19 and 3 upon root 19. ये आपके लिए कौन सा वेक्टर हो जाएगा? रिजल्टेंट वेक्टर जो था उसका पैरेलल वेक्टर। पैरेलल वेक्टर दैट मींस क्या लेना है आपको? सी कैप। सी कैप क्या आएगा? सी बार अपॉन में मॉड सी बार। अब आपको और एक स्टेटमेंट दिया गया है कि जो उसका पैरेलल वेक्टर है उसमें कितना मैग्नीट्यूड लगता है? 5। दैट मींस योर फाइनल आंसर, अगर आपको मैग्नीट्यूड 5 लगता है तो 5 into C cap. C cap that means C bar upon mod C bar and 5 into ये है आपके लिए C bar into mod C bar. तो आपको उसमें just 5 को मल्टीप्लाई कर देना है। 5 multiply with C bar upon mod C bar. Screenshot please. B vector और ए वेक्टर आपको दिया गया था क्वेश्चन नंबर 6 में। ए वेक्टर था 2 3 n माइनस, ओ शिट कॉपी गलत किया, 2 3 n माइनस के है, 2 3 n माइनस के ओनली, यहाँ पर -1 आएगा। सो बी में है आपके पास 1 -2 1। ओके, अभी ऐड करेंगे 2 and 1 3 आएगा, राइट है। 3 n -2 1 आएगा, -1 0 0। सी वेक्टर ये आया, सी का डायरेक्शन कोसाइन सी बार अपॉन मॉड सी बार, यहाँ पर 0 है, 0 है, यहाँ पर भी 0 आएगा, यहाँ पर √10 आएगा, सभी जगह √10। कॉपी गलत हो गया था, सॉरी। मैं आपको फिर से रिपीट कर देता हूँ। ए वेक्टर दिया हुआ है आपके लिए 2i 3j -k, दैट मींस 2 3 and -1। बी वेक्टर आपके लिए दिया हुआ है i -2j and +k, मतलब 1 -2 and 1। इन दोनों का रिजल्टेंट वेक्टर दैट मींस a प्लस b आपको फाइंड करना है, जिसको आपने c से रिप्रेजेंट किया। c आया a प्लस b 3 1 0। मुझे c का डायरेक्शन कोसाइन निकालना हो तो c बार अपॉन मॉड c बार से निकालेंगे। ये c का डायरेक्शन कोसाइन है, मतलब ये c का डायरेक्शन कोसाइन है, इसका पैरेलल वेक्टर का डायरेक्शन कोसाइन भी यही होगा। पैरेलल वेक्टर है इसके, आपको वो पैरेलल वेक्टर पूछा गया है, दैट मींस योर आंसर इज 3/√10 1/√10 3/√10। 0 होगा ना? हाँ, यहाँ पर 0 होगा, सॉरी, क्योंकि यहाँ पर 0 आया। सो 3/√10 1/√10 एंड 0। अब हमको ये बोला गया है कि ये जो सी वेक्टर है, जो ए और बी का रिजल्टेंट है, उसके पैरेलल वेक्टर में 5 का मैग्नीट्यूड लगता है। दैट मींस वी वांट 5 into c cap। 5 into c cap मतलब 5 into c bar अपॉन मॉड c bar। ये है c bar into मॉड c bar, उसमें आपको जस्ट 5 से मल्टीप्लाई कर देना है। सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 6। अब इसमें और एक एडिशन आएगा, आपको उसमें पैरेलल वेक्टर जो होते हैं उसमें सेम डायरेक्शन भी हो सकता है, अपोजिट डायरेक्शन भी हो सकता है। सो फाइनल आंसर में आपको प्लस माइनस भी लगाना पड़ेगा, क्योंकि अगर डायरेक्शन सेम है, यू भी पैरेलल है आपके लिए, डायरेक्शन अगर आप अपोजिट करेंगे तभी वो पैरेलल रहेंगे। तो आपको डायरेक्शन सेम है तो प्लस, और अगर अपोजिट है तो माइनस। सो फाइनल आंसर में 5 into c कैप जो है वो किसके साथ लगेगा? प्लस और माइनस के साथ लगेगा। 5 क्यों मल्टीप्लाई किया? क्योंकि वो उसका मैग्नीट्यूड 5 दिया हुआ है। बोलिए फ्रेंड्स, एनी डाउट? क्वेश्चन नंबर 6।
नो डाउट। स्क्रीनशॉट प्लीज। क्वेश्चन नंबर 7 रीड कर लीजिए। ओके, ए बी सी तीन वेक्टर्स है। y एक वेक्टर सपोज किया 2a माइनस बी प्लस 3c। तो पहले फाइंड आउट करते हैं कि 2a माइनस बी प्लस 3c क्या है। ए कॉपी किया, ए है i के साथ 1, j का 1, k का 1, माइनस बी का वेक्टर i का 2, j का -1, 3 का सॉरी k का 3, प्लस में k सॉरी c वेक्टर है i का 1, j का -2 और k का 1। अब ये 2 इस वेक्टर में मल्टीप्लाई कर दिया, ये 3 इसमें मल्टीप्लाई कर दिया। लाइक टर्म्स या i j के जो है वो ऐड एंड सेपरेट कर दें। 2 -2 0 तो 3 बचा। 2 माइनस माइनस प्लस 1 3 एंड प्लस -6, 3 एंड प्लस -6 हो गया -3। फिर आया 2 -3, दिस इज -1 एंड +3 वो आपके लिए है +2। ये y वेक्टर मिल गया। आपको इसका पैरेलल वेक्टर चाहिए, मतलब y कैप चाहिए। y कैप मतलब y बार अपॉन मॉड y, दैट्स ऑल। आई होप इसके आगे आपको समझ आए। y बार ये आपके सामने, मॉड्यूलस y आपको मिल जाएगा 3 -3 एंड 2, दिस इज y बार। एंड मॉड मतलब 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। 3 -3 एंड 2 अपॉन में है 9 एंड 9 18 एंड +4 22 इन रूट। फिर 3 अपॉन रूट 22 माइनस 3 अपॉन रूट 22 एंड 2 अपॉन रूट 22। ये हो गया पहले स्केलर। एट लास्ट आपको फाइनल आंसर ऑलवेज वेक्टर में ही लिखना है, इट्स कंपल्सरी। सो लास्ट आंसर आप विद आई जे के लिख देंगे। क्या आएगा विद आई जे के? 3/√22 i माइनस 3/√22 j प्लस 2/√22 k। पैरेलल वेक्टर मांगा है आपसे, तो यही आंसर है। अब अगर आपको इसी समय पूछ लिया जाए कि आपको 7 का मैग्नीट्यूड लगता है, तो इस पैरेलल वेक्टर में 7 मैग्नीट्यूड लगता है, तो आप इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? +-7 से। क्यों +-7 से? क्योंकि आपने यहाँ पर सेम और अपोजिट डायरेक्शन मेंशन नहीं किया। अगर आपको मेंशन किया जाए कि 7 का मैग्नीट्यूड सेम डायरेक्शन में लगता है, तो आप +7 से मल्टीप्लाई करेंगे। 7 का मैग्नीट्यूड अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, तो -7 से मल्टीप्लाई करेंगे। और अगर डायरेक्शन मेंशन नहीं हुआ तो +-7 से मल्टीप्लाई करेंगे। पैरेलल वेक्टर दैट मींस आपको डायरेक्शन कोसाइन ढूंढना है। डायरेक्शन कोसाइन का मतलब है कैप। कैप हाउ टू फाइंड? कोई भी हो, y कैप है तो y बार अपॉन मॉड y, x कैप है तो x बार अपॉन मॉड x। यहाँ पर मुझे इसका पैरेलल चाहिए जिसको मैंने y सपोज किया, इसलिए मैंने y कैप फाइंड आउट किया। स्क्रीनशॉट प्लीज। क्वेश्चन नंबर 7 था ये। नाउ 8th नंबर प्लीज। 3 पॉइंट्स ये है, प्रूफ करना है कि वो कोलिनियर पॉइंट्स। ओके, चेक करते हैं। कोलिनियर प्रूफ करने के लिए 11 साइंस में 3 अलग अलग मेथड सीखे थे। डिस्टेंस फॉर्मूला सीखा था, सेक्शन फॉर्मूला सीखा था, और एक डायरेक्शन फॉर्मूला, मतलब आपको डायरेक्शन फाइंड आउट करना है, सेम या अपोजिट हो, बट कंपोनेंट अगर सेम है तो वो आपके लिए कोलिनियर माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, ए है आपका 1 -2 -8, बी है आपके लिए 5 0 -2 एंड सी है 11 3 एंड 7। पहले हम लोग कोलिनियर के लिए बात करेंगे। फॉर अ कोलिनियर प्रूफ होने के बाद हमको रेशियो फाइंड करना है जहां पर बी ए सी को डिवाइड करेगा। ओके, पहले कोलिनियर के लिए आप ए बी डायरेक्शन निकालो, बी सी डायरेक्शन निकालो। ए बी डायरेक्शन हाउ टू फाइंड? बी में से ए माइनस, प्लीज चेक। 5 - 1 4, 0 - 2 is 2, -2 - +8 तो 6। इसमें से 2 कॉमन आता है, कितना बचता है? 2 1 3। अभी आप इसी डायरेक्शन निकालो। 11 - 5 6, 3 - 0 3, 7 - -2 9। इसमें से 3 कॉमन आता है, कितना बचता है? 2 1 3। क्या दोनों के कंपोनेंट सेम है? यस। बाहर जो लगा हुआ है वो क्या है? उसका मैग्नीट्यूड है। इसमें 2 का मैग्नीट्यूड लगा, इसमें 3 का मैग्नीट्यूड। बट अगर ये नंबर सेम है दोनों वेक्टर्स के, तो वो पॉइंट्स कैसे हो जाएंगे? कोलिनियर।
कोलिनियर मतलब ए बी इक्वल टू के बी सी आया, या फिर बी सी इज इक्वल टू के ए बी आना चाहिए, तो पॉइंट्स कोलिनियर हो जाते। दैट्स व्हाई ए बी सी आर कोलिनियर। अभी आप बोलेंगे कि ये जो डेफिनेशन है वो तो पैरेलल की भी है, ये पैरेलल क्यों नहीं हो सकते? सीधा हिसाब है, बी दोनों में कॉमन है और पैरेलल में कभी भी कोई पॉइंट कॉमन नहीं होता। ए बी में भी बी है, बी सी में भी बी पॉइंट है, बी पॉइंट कॉमन है, इसलिए ये सिर्फ और सिर्फ कोलिनियर हो सकता। अगर ये पॉइंट कॉमन नहीं होता तो ये पैरेलल वेक्टर भी होता, ये पैरेलल की डेफिनेशन। और इस बार तो ये कोलिनियर है क्योंकि बी पॉइंट दोनों में कॉमन है, तो ये प्रूफ हुआ कि ए बी और बी सी में बी कॉमन है दोनों के। आपके लिए ये जो पॉइंट्स कंपोनेंट है वो कॉमन है। दैट्स व्हाई ए बी और बी सी ये पॉइंट्स कैसे होंगे, जो डायरेक्शन है ए बी और बी सी वो डायरेक्शन कैसा जा रहा है, सेम जा रहा है, क्योंकि दोनों में मैग्नीट्यूड भी पॉजिटिव मल्टीप्लाई हुआ है। और ये जो डायरेक्शन ए बी और बी सी है उसमें बी कॉमन पॉइंट है, तो जो ए बी और सी पॉइंट है वो एक ही डायरेक्शन लाइन पर है। दैट मींस ए बी सी तीनों पॉइंट्स कैसे हो गए आपके लिए, कोलिनियर। और एक डेफिनेशन सीखी थी जिसमें आपने सीखा था डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला कैसे फाइंड आउट करते हैं? आप ए बी का मॉड्यूलस फाइंड आउट करो, बीसी का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करो और सीए का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करो। ए बी का मैग्नीट्यूड, बीसी का मैग्नीट्यूड एंड सीए का मैग्नीट्यूड। सो इन दोनों तीनों में से कोई भी दो का टोटल थर्ड के इक्वल आएगा तो प्रूफ हो जाएगा एबीसी कैसे पॉइंट्स हैं, कोलिनियर पॉइंट्स। ये सेकंड मेथड है। ये मैंने कौन सा मेथड दिया, डायरेक्शन मेथड से समझाया कि कोलिनियर है। ये कौन सा मेथड से है बेटा, डिस्टेंस फॉर्मूला से। और एक फॉर्मूला आपको सिखाया गया था सेक्शन फॉर्मूला, जिसमें आप रेशियो फाइंड आउट करते थे। रेशियो फाइंड करते थे तो ए बी सी या एक्स वाई जेड तीनों के लिए सेम रेशियो आना चाहिए तो वो पॉइंट्स कोलिनियर होता है, ऐसा करते थे, जो एक लॉन्ग प्रोसेस था। बट अगर आपको कोलिनियर प्रूफ करना हो तो बेटर क्या है, ये दिस इज द बेस्ट मेथड। ए बी और बी सी डायरेक्शन फाइंड आउट कर दो, अगर उसके कंपोनेंट सेम आ जाते हैं, बाहर प्लस है या माइनस है उससे कोई लेन देन नहीं है, ये अगर सेम आ जाए तो पॉइंट्स कोलिनियर कंफर्म। ए बी और क्या फाइंड कर दीजिए बेटा, बी सी। अगर तीन पॉइंट्स को कोलिनियर प्रूफ करना चाहते हो तो सिर्फ इसको इक्वल बता दो, पॉइंट्स कोलिनियर कंफर्म हो। डिस्टेंस फॉर्मूला भी एक लॉन्ग प्रोसेस है। आपको अगर ए बी चाहिए इसका मॉड्यूलस तो पहले आप बी में से ए माइनस करेंगे, ऐसा एक आंसर आएगा, फिर उसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे। बीसी चाहिए तो सी में से बी माइनस करेंगे, ऐसा एक आंसर आएगा, फिर उसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे। सी ए चाहिए तो ए में से सी माइनस करेंगे, फिर उसका मैग्नीट्यूड करेंगे, फिर इन तीनों मैग्नीट्यूड में से किसी दो का टोटल थर्ड के इक्वल आएगा, तब जाके प्रूफ होगा ए से कैसे है, कोलिनियर है। बेस्ट मेथड ये है, डायरेक्टली फाइंड आउट ए बी डायरेक्शन एंड बीसी डायरेक्शन। ये कंपोनेंट सेम आ जाए, बाहर प्लस या माइनस कौन सा नंबर है उससे कोई लेन देन नहीं, अगर ये सेम आ गया तो पॉइंट कोलिनियर कंफर्म होगा। सो क्वेश्चन नंबर 8 में आपको दो अलग अलग सम पूछे गए। पहले आपको पूछा गया प्रूव दैट एबीसी आर कोलिनियर, फिर आपको पूछा गया है कि आपको रेशियो फाइंड आउट करना है अगर बी ए सी को डिवाइड करता है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 2 अगर आपको करना हो कौन किसको डिवाइड कर रहा है उसका डायग्राम बनाते हैं। बी ए सी को डिवाइड कर रहा है, कितने रेशियो में कर रहा है नहीं पता है तो लैम्डा रेश टू 1 ले लिया। बी आपको लैम्डा रेश टू 1 में किसको डिवाइड कर रहा है, ए सी को, और क्वेश्चन की डिमांड है फाइंड आउट द रेशियो। ओके, ए क्या है, व्हाट इज ए पॉइंट, ए है 1 minus 2 minus 8। What is the B point? B point है 5 0 minus 2 and C point. What is the C point? C point है 11 3 7। 11 3 7। सेक्शन फॉर्मूला आपको याद होगा बेटा, किसी भी एक को उठा लो, जैसे मैंने B का 5 उठाया, B का 5 कौन सा कोऑर्डिनेट है, x, लैम्डा इनटू x मतलब 11 लैम्डा प्लस 1 into x अपॉन में लैम्डा प्लस 1। b का आपने कौन सा पॉइंट उठाया, b का आपने पॉइंट उठाया है x वाला, x वाला उठाया है, सो आपके लिए 5 इज इक्वल टू लैम्डा इनटू x एंड 1 इनटू दिस। आपको फॉर्मूला याद होगा mx2 plus nx1 upon m plus n, the same thing, mx2 plus nx1 upon m plus n। इसको सॉल्व कर दीजिए, 5 into lambda plus 1, 5 into lambda, 5 into 1, 11 lambda plus 1,
ये 1 यहाँ पर आया, 5 - 1 4, ये 5 आ गया, 6 लैम्डा। तो 6 लैम्डा है, सो लैम्डा आया आपके लिए 4/6, दैट मीन्स 2/3। 2/3 का मतलब है 2⁻³ इज योर आंसर। अगर बी ए सी को डिवाइड करता है तो आंसर है 2⁻3। मान लीजिए उसने कहा होता ए डिवाइड करता है तो यहाँ ए होता है, यहाँ बी होता। मान लीजिए सी डिवाइड करता है तो यहाँ सी होता और यहाँ पर ए और बी होता। तो कौन डिवाइड कर रहा है वो बीच में रहेगा, उसके बाद आपको सेक्शन फॉर्मूला यूज करना है। तो क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें पहले आपको फेज में पूछा गया प्रूव दैट एबीसी आर कोलिनियर, दिस इज द बेस्ट मेथड। एंड सेकंड फेज में पूछा गया इफ बी डिवाइड एसी इन विच रेशियो, तो रेशियो आपने ले लिया λ/1 और सेक्शन फॉर्मूला लगाया फॉर एक्स कोऑर्डिनेट के लिए। आप वाई के लिए भी लगा दीजिए, जीरो के लिए भी कैलकुलेट करेंगे तब भी यही लैम्डा आएगा, -2 के लिए कैलकुलेट करेंगे तब भी यही लैम्डा आएगा, 2:3। सो ये क्वेश्चन नंबर 8 था, स्क्रीनशॉट प्लीज। नाउ 9th नंबर सम। नाइन्थ क्वेश्चन रीड करिए, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सम है। फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ आर if R divide a line joining the points P and Q, where P something and Q something. R divide a PQ. P is given 2A plus B and Q is given A minus 3B. R divide a PQ. Ratio not given. Find the position vector of R. Okay, sorry, ratio is given 1:2. आप पूरा क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए। Find the position vector of R. We want R. Joining 2 points P and Q. P is something, Q is something. And also given that externally division. Externally division जब होता है तो नोट आपको मैंने पहले भी सिखाया हुआ है। Suppose that A and B points, A के लिए A लिया, B के लिए B लिया, कोई पॉइंट P डिवाइड कर रहा है m⁻n, तो P अगर इंटरनल डिवाइड करता है, फर्स्ट फॉर्मूला फॉर इंटरनल डिवीजन, इंटरनल डिवीजन क्या बनेगा बेटा, m इंटू बी, बीच में प्लस लगेगा, n इंटू ए, अपॉन में बीच में प्लस लगेगा। बट अगर आपको एक्सटर्नली दिया गया और एक्सटर्नली डिवीजन, तो यही फॉर्मूला लगेगा बट बीच में हो जाएगा माइनस। यहां पर आपको एक्सटर्नल दिया गया है, सो हाउ टू फाइंड आर। आर आएगा 1 इंटू दिस, 2 इंटू दिस, बीच में आएगा एक्सटर्नल है तो माइनस, एक्सटर्नल है इसलिए माइनस है, अपॉन में 1 - 2, कैलकुलेशन प्लीज, 1 इंटू ए, 1 इंटू दिस, -2 2 are 4a, minus plus 2 b, upon 1 - 2 is minus. Please set a and -4a is a -3a, -3b -2b, this is -5b, upon a -1, माइनस आप कॉमन लेके निकाल दीजिए, 3a plus 5b। क्यों 3a plus 5b है आपके लिए, ये कौन सा डिवीजन था बेटा, एक्सटर्नल डिवीजन। एक्सटर्नल डिवीजन दैट मींस बीच में क्या लगेगा, माइनस, ये रूल है। तो आपको आर मिल गया, आर कितना आया, 3a plus 5b। ओके, आर कंफर्म हो गया। अब उसके आगे और एक सम पूछा, उसमें क्या है क्वेश्चन आगे, आगे पूछा है आर क्यू का मिड पॉइंट पी है। ओके, अभी आप आर क्यू का मिड पॉइंट निकालें, आर एंड क्यू, व्हाट इज आर, 3a plus 5b, and Q है a minus 3b, midpoint। चलो midpoint present by capital N। How to find midpoint, R plus Q by 2, जरूर है ना, addition by 2। चलिए R plus 2 कर दूं, 3a
प्लस 5b प्लस में a माइनस 3b and by 2. Next please, 3a plus a 4a, 5b minus 3b, this is plus 2b and by 2. 2 common and cancel, so this is 2a plus b. Please set 2a plus b कौन है p, यहां पर आएगा आपके लिए p पॉइंट. आपको सेकंड में प्रूफ बना था द मिड पॉइंट ऑफ RQ इज p. प्लीज सेट द स्टेटमेंट इज p इज द मिड पॉइंट ऑफ RQ. तो आपने पहले R निकाला है, R ने PQ को एक्सटर्नली डिवाइड किया है 1:2 में. एक्सटर्नली मतलब 1 into this 2 into this, बीच में माइनस आएगा तो आपको R मिल गया. R मिलने के बाद आपने RQ का मिड पॉइंट निकाला तो आपको P मिला. मतलब मेरा ये डायग्राम रॉन्ग है, ये P पॉइंट यहाँ होगा क्योंकि तो PQ को R ने एक्सटर्नल डिवाइड किया था. तो जस्ट मैंने इजी कैलकुलेशन के लिए आपको ये डायग्राम बनाया है. एग्जैक्टली डायग्राम क्या होगा, यहाँ पर पॉइंट P नहीं है, पॉइंट P आपके लिए यहाँ पर ये है पॉइंट P, तो RQ का मिड पॉइंट. और अब डायग्राम क्लियर हो गया. PQ को R ने रियली एक्सटर्नल डिवाइड किया क्योंकि ये PQ है और R उसका एक्सटर्नल पॉइंट. जब एक्सटर्नल आए तो बीच में माइनस लगाने का, इंटरनल आए तो बीच में प्लस लगाने का. Okay friends, this is our question number 9. Screenshot please. Now question 10 please. Two adjacent sides of parallelogram is given. Find out the unit vector parallel to the diagonal and find also area. इसका screenshot ले लीजिए बेटा. Okay, question number 10. Two adjacent sides of parallelogram. ये पैरेललोग्राम टू एडजेसेंट साइड्स में ये है आपके लिए A और ये है आपके लिए B. A क्या दिया 2i minus 4j plus 5k एंड B है आपके लिए I minus 2j minus 3k. Find two adjacent sides, sorry, two adjacent, ये पैरेललोग्राम की दो adjacent sides हो गई आपके लिए. अब find the unit vector parallel to its diagonal. तो पहले हमको डायगोनल फाइंड आउट करना पड़ेगा. हाउ टू फाइंड अ डायगोनल बेटा, ये है डायगोनल. डायगोनल सपोज दैट आपने D ले लिया, दिस इज अ डायगोनल. या आप चाहो तो C वेक्टर ले सकते हैं, पहले जैसा सम हो जाएगा. C किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, पैरेललोग्राम के डायगोनल, और वो इन दोनों का रिजल्टेंट वेक्टर है. एज अ पैरेललोग्राम लॉ अगर ये A है और ये B वेक्टर है, ये उसका रिजल्टेंट क्या होता है A प्लस B. फिजिक्स में पढ़ा होगा. तो C आपके लिए कौन है A प्लस B. सो फर्स्ट फाइंड आउट द डायगोनल C वेक्टर A प्लस B. कम ऑन, A क्या है 2i माइनस 4j प्लस 5 प्लस B क्या है I माइनस 2j माइनस 3k. लाइक टर्म कलेक्ट कर दीजिए. 2i प्लस I 3i हुआ, माइनस 4j माइनस 2j माइनस 6j 5 माइनस 3, दिस इज 2k. स्केलर लिखूं तो 3 माइनस 6 एंड 2i. ये C वेक्टर जो डायगोनल को रिप्रेजेंट करता है. डायगोनल में क्या पैरेललोग्राम, मुझे उस डायगोनल का यूनिट वेक्टर और पैरेलल वेक्टर भी चाहिए. दैट मींस मुझे क्या फाइंड करना है C कैप. आपके सम की डिमांड क्या है, फाइंड आउट फर्स्ट यू फाइंड आउट यूनिट वेक्टर पैरेलल टू डायगोनल. यूनिट वेक्टर पैरेलल टू डायगोनल इज इक्वल टू आया C कैप. C इज द डायगोनल, उसका पैरेलल वेक्टर C कैप, और वो यूनिट चाहिए तो C कैप. C कैप का फॉर्मूला क्या होता है C अपॉन मॉड C. C क्या आया है 3 माइनस 6 एंड 2.
एंड मॉड्यूलस सी क्या है? रूट ऑफ 9, 36 and 4. Root of 49, this is 7, that means 3/7 minus 6/7 and 2/7. ये है 3/7 I minus 6/7 J 2/7 K. मैं आपसे बार बार बोलता आया हूँ, मैं स्केलर में सम सॉल्व करता हूँ, पर एट लास्ट उसको वापस से आपको वेक्टर में रिप्रेजेंट करना ही है कंपल्सरी। तो ये आपके लिए आया ए और बी जो पैरेललोग्राम के एडजेसेंट साइड्स थी उसके डायगोनल का पैरेलल यूनिट वेक्टर। पहला सम हो गया। दूसरा सम क्या पूछा है? आल्सो फाइंड आउट द एरिया। एरिया के लिए मैंने आपको फॉर्मूला लिखाया हुआ है, अगर याद नहीं है तो फिर से मैं नोट करके लिख दे रहा हूं। क्या होता है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम? लास्ट लेक्चर में सिखाया था बेटा। सपोज दैट ये पैरेललोग्राम है, ये P है वेक्टर और ये Q वेक्टर है, और एक काम है, मैंने आपको ऐसा लिख के दिया, ये A, ये B, ये C, ये D। अगर आपको एरिया चाहिए तो एडजेसेंट साइड अगर आपको दी हो तो उन दोनों का क्रॉस करना होगा, AB क्रॉस BC। और अगर आपको डायगोनल दिया है, जैसे AC इज अ डायगोनल क्रॉस BD इज अ डायगोनल, तो उसका क्रॉस मॉड्यूलस एंड बाय 2 करना होगा। एडजेसेंट साइड्स अगर दी है तो डायरेक्ट क्रॉस एंड मॉड्यूलस, और अगर आपको डायगोनल दिया है तो क्रॉस मॉड्यूलस एंड डिवाइड बाय 2। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको एडजेसेंट साइड्स दी गई A एंड B, मतलब आपको एरिया कैसे मिलेगा? इन दोनों का क्रॉस और उसका मैग्नीट्यूड। सम हो गया। जस्ट एरिया फाइंड करना है पैरेललोग्राम का, एडजेसेंट साइड्स आर गिवन, उसका क्रॉस कर दीजिए एंड मैग्नीट्यूड कर दीजिए। और अगर आपको डायगोनल दिया होता तो क्रॉस भी करना है, मैग्नीट्यूड भी करना है एंड बाय 2 भी करना है। तो अभी इस क्वेश्चन नंबर 10 में सिर्फ क्रॉस करके मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है, क्योंकि एडजेसेंट साइड्स गिवन, डायगोनल नहीं। सो ये क्वेश्चन नंबर 10 का सेकंड पार्ट होगा जिसमें आपको एरिया भी फाइंड आउट करना है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा। नाउ क्वेश्चन नंबर 11। डन। Eleventh number, so that the direction cosine vector equally inclined with OX, OY and OZ are plus minus 1/√3, 1/√3, 1/√3। आपको सिखाया हुआ डायरेक्शन कोसाइन कौन है? क्वेश्चन नंबर 11, डायरेक्शन कोसाइन वो है कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गैमा। यहां आपको अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा दिया हुआ है। सो डायरेक्शन कोसाइन क्या हो जाएगा आपके लिए? कॉस अल्फा कमा कॉस अल्फा कमा कॉस अल्फा। वी नो दैट एक फॉर्मूला है हमारे पास, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू 1। बट अल्फा बीटा और गामा सेम है, तो बीटा की जगह पे भी अल्फा लिखा, गामा की जगह पर भी अल्फा लिखा। ये तो 3 cos स्क्वायर अल्फा 1 हो गया, cos स्क्वायर अल्फा 1/3 हो गया। सो ओनली cos अल्फा प्लस माइनस 1/√। सो फाइनली आपका आंसर डायरेक्शन कोसाइन cos अल्फा cos अल्फा cos अल्फा, और वैल्यू ऑफ cos अल्फा कितना है? प्लस माइनस 1/√3 प्लस माइनस 1/√3, आपका प्लस माइनस बाहर ले लिया। सो 1/√3 कॉमा 1/√3 कॉमा 1/√3 बच। डायरेक्शन कोसाइन का फॉर्मूला ये है cos अल्फा cos बीटा cos गामा, जिसमें तीनों का स्क्वायर करके ऐड करें तो 1 आता है। बट आपको दिया हुआ है इक्वली एंगल, इंक्लाइंड इक्वली एंगल मतलब तीनों सेम है, अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा। तो जहां पर अल्फा है वहां अल्फा रखा, बीटा और गामा के प्लेस पे भी अल्फा ले लिया, तो 3 cos स्क्वायर अल्फा 1 आया, cos स्क्वायर अल्फा 1/3 आया। सो cos अल्फा आपके लिए प्लस माइनस 1/√3 आ गया। और यहाँ पर बात करें तो इसमें cos अल्फा cos बीटा cos गामा में बीटा और अल्फा की जगह पर आपने सिर्फ अल्फा अल्फा प्रेजेंट किया, और ये cos अल्फा के वैल्यू यहाँ पर रख दी।
यहाँ पर रखेंगे तो तीनों में से प्लस माइनस कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में क्या बचा 1/√3 1/√3 एंड 1/√3। तो क्वेश्चन 11 में आपसे पूछा गया था डायरेक्शन कोसाइन जो equally inclined है with OX, OY and OZ. That means with x axis, with y axis and with z axis के जो एंगल है वो इक्वल है. That means अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गैमा आपको दिया हुआ है. So this is your question number 1 to 11. Recording बंद कर देना सुजल.